हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेस में। तो आप सभी जानते हैं कि चैनल पर बाल विकास के ऊपर जो एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम वृद्धि और विकास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इसके अलावा हमने उसके कुछ कारक वगैरह के बारे में भी बात कर ली थी और काफ़ी सारी चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं उसी के सेकंड पार्ट वृद्धि और विकास के ऊपर कुछ और चीज़ों को हम जानेंगे। अगर उसमें कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई होंगी तो इसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वृद्धि और विकास, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृद्धि के बारे में इसमें। तो वृद्धि मीन्स ग्रोथ क्या होती है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम। तो फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि वृद्धि शब्द परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। परिमाणात्मक परिवर्तनों से मतलब क्या है? क्वांटिटिव चेंजेस मीन्स जिनको हम माप तोल सकते हैं वो वृद्धि में काउंट किए जाते हैं। तो जैसे कि किसी उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि बालक के बड़े होने के साथ साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। देखिए, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं वो वृद्धि में काउंट होंगी। तो हम किसी भी बच्चे का आकार माप सकते हैं और लंबाई भी माप सकते हैं, ऊंचाई, भार, इन सब चीज़ों को माप सकते हैं। तो ये वृद्धि कहलाएगी उसकी। वृद्धि शब्द सीमित अभिप्राय लिए हुए है। देखिए, अगर हम विकास की बात करें तो विकास तो व्यापक शब्द है, बट जो वृद्धि है वो विकास का ही पार्ट है और ये एक सीमित अभिप्राय लिए हुए है। संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में वृद्धि एक चरण है। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती, बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ ये समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या है थर्ड पॉइंट का, कि जो वृद्धि है मीन्स ग्रोथ है वो लाइफ टाइम नहीं चलती, एक टाइम बाद मतलब वो ख़त्म हो जाती है। मतलब जैसे कोई बच्चा बचपन से लेकर 18 साल तक बढ़ता है या फिर 20 साल तक बढ़ता है, फिर एक टाइम बाद उसकी जो लंबाई आपने देखी होगी तो वो ऐसा नहीं है कि बढ़ते ही जाती है, वो एक टाइम बाद उसकी फ़िक्स हो जाती है और कभी कभी उसका भार भी मतलब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि वो मैच्योरिटी जब तक ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक तो बढ़ती जाती है, बट मैच्योरिटी ग्रहण करने के बाद वो समाप्त हो जाती है उसकी वृद्धि। वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन सामान्यतः स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन्हें भली भांति मापा भी जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जस्ट अ वेट। ओके, तो हमने वृद्धि के बारे में देख लिया है। अब हम विकास के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं कि विकास से क्या मतलब होता है, विकास का अर्थ क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो विकास क्या होता है? विकास मीन्स होता है डेवलपमेंट। किसी भी बच्चे का विकास मतलब उसमें ग्रोथ से भी जो बड़ी चीज़ होती है उसको विकास कहते हैं। तो हम वृद्धि के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब हम विकास के बारे में बात करेंगे। विकास शब्द गुणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त जिसके फलस्वरूप बालक को कार्यक्षमता, कार्यकुशलता व व्यवहार में प्रगति होती है। मीन्स विकास जो है ना, वृद्धि तो एक परिमाणात्मक परिवर्तन है, बट जो विकास है वो गुणात्मक परिवर्तन है। विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो विकास है वो अपने आप में एक व्यापक शब्द है, वृद्धि मात्र एक इसका भाग है। यह व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है। मीन्स व्यक्ति में जितने भी सारे चेंजेस होते हैं वो सभी ये विकास के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये वाली चीज़ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे थर्ड पॉइंट में, ये चीज़। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त ना होकर आजीवन चलती है। मीन्स वृद्धि का क्या है कि एक टाइम बाद ये समाप्त हो जाती है और जो विकास है वो आजीवन मीन्स लाइफ टाइम चलता रहता है। विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को प्रत्यक्षतः मापना कठिन है। इन्हें केवल अप्रत्यक्ष तरीकों जैसे व्यवहार के निरीक्षण आदि के द्वारा मापा जा सकता है। उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अभिवृद्धि को आप वृद्धि ही ओनली बोल सकते हैं एवं विकास सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है। किंतु यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो
ज्ञात होता है कि विकास की अवधारणा में अभिवृद्धि की अवधारणा भी निहित है। मानव विकास के अध्ययन में हम वृद्धि को विकास से कदापि अलग नहीं कर सकते। देखिए, वैसे तो अगर अभी हमने देखा था कि वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आती है और विकास गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत, और काफ़ी सारी उनमें डिफरेंस देखने के बाद ऐसा लगता है कि वृद्धि और विकास अपने आप में एक दूसरे से भिन्न हैं। बट अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो जो वृद्धि और विकास है वो आपस में कनेक्टेड हैं, उनको हम अलग नहीं मान सकते। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है, तो आप देख सकते हैं इसको। और नेक्स्ट बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है विकास के कारण। अब विकास के कारण क्या है उनको देख लेते हैं। तो बालक के शारीरिक व मानसिक क्रियाओं के दो मुख्य कारण होते हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए, मुख्य कारणों में बात करें विकास के तो फर्स्ट है इसका परिपक्वता, सेकंड है अधिगम। परिपक्वता मीन्स क्या होता है, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स कि एक टाइम बाद बच्चा क्या होता है, अपने आप में परिपक्व हो जाता है सारी चीज़ों, मतलब उसमें परिपक्व, जैसे कि उसका आकार, उसका भार, उसका वजन, जो भी सारी चीज़ें जो भी डेवलप होना रहता है वो एक टाइम बाद उसकी डेवलप हो जाती हैं, और उसमें जो बुद्धि है वो भी डेवलप हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें तर्क करने की शक्ति उसकी, तो उसी से रिलेटेड है परिपक्वता या मैच्योरिटी। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो परिपक्वता का अर्थ है व्यक्ति के आंतरिक अंगों का प्रौढ़ होना तथा उन गुणों का विकसित होना जो उसे वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यक्ति के आंतरिक अंगों का प्रौढ़ होना, यहाँ पर आप इसको प्रौढ़ पढ़ेंगे, तथा उन गुणों का विकसित होना जो उसे हेरिडिटी से प्राप्त हुए, मीन्स उसके माता पिता से, मीन्स उसके गुणसूत्र, उसके जीन्स से जो उसको प्राप्त हुए हैं उसकी दूसरी पीढ़ियों से, वो परिपक्वता के अंतर्गत आएंगे। बालक के विकास पर परिपक्वता की प्रक्रिया का प्रभाव जन्म से लेकर तब तक पड़ता है जब तक कि उसे मांसपेशी एवं स्नायुविक दृढ़ता और प्रौढ़ता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो जाती। परिपक्वता आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। इसी के कारण बालक के शारीरिक विषयों में नई क्रिया को सीखने की क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि जो परिपक्वता या फिर मैच्योरिटी है ये बच्चे को उसके जो मदर फादर है उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें जो गुणसूत्र वगैरह उसमें ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो जैसे कि उसके आँख का रंग हो गया, बालों का कलर हो गया, उसका कद काठी, ये सब चीज़ें मैच्योरिटी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जो उसको अपने माता पिता या इन वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं, और ये आंतरिक विकास की एक प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम। अधिगम मीन्स क्या होता है, लर्निंग। वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते समय व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम या सीखना कहते हैं। देखिए, अभी तो हमने जो है वंशानुक्रम के बारे में बात कर ली थी, जो कि परिपक्वता पर इफ़ेक्ट करता है, और अब जो अधिगम है, अधिगम पर इफ़ेक्ट किसका पड़ता है, तो उसके इन्वायरमेंट, उसके वातावरण का पड़ता है। तो वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते समय व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में जो चेंजेस होते हैं उसे हम लर्निंग या सीखना कहते हैं। ओके, परिपक्वता तथा अधिगम की क्रियाओं का एक दूसरे से अनिष्ट संबंध है। दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, विकास के अंतर्गत न महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परिपक्वता वंशानुक्रम से तथा अधिगम वातावरण से संबंधित हैं। यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि जो अधिगम और परिपक्वता है वो एक दूसरे से संबंधित है, इनको हम अलग नहीं मान सकते। जैसे कि हम विकास और वृद्धि को अलग नहीं मान सकते, वैसे हम परिपक्वता और अधिगम को भी अलग नहीं मान सकते, इनका भी एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ओके, और ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं विकास में। अब विकास के सिद्धांतों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि विकास के सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस जो साइकोलॉजिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनने क्या अपने स्टेटमेंट दिए हैं, क्या कथन दिए हैं, उनके क्या विचार थे जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो एक गैरिसन तथा अन्य हुए, उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा है, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। अध्ययनों के दौरान पाया गया है कि परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पर जो हाइड है उसको मैं बता देती हूँ क्या लिखा है।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है, इन्हें ही विकास के सिद्धांत कहा जाता है। इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है, जो इस प्रकार है। तो गैरिसन ने क्या कहा है विकास के बारे में, एक बार आप इसको वापस से देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो उन्होंने कहा है उन मतलब विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं, वो गैरिसन के अनुसार ये दिए हुए हैं। तो इनको मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ कि विकास की दिशा का सिद्धांत, फर्स्ट आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर में विकास सिर से पैर की ओर होता है। देखिए ये जो विकास की दिशा का सिद्धांत है ना, इसमें दो टाइप के सिद्धांत आते हैं। एक तो जिसको हम बोलते हैं सिरोमुखी, या फिर इसको हम मस्तिष्क अधोमुखी भी या फिर सेफेलोकॉर्डल भी बोल सकते हैं। और एक और होता है उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। एक होता है मस्तिष्क अधोमुखी सेफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ओके, तो इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर में विकास सिर से पैर की ओर होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को मस्तिष्क अधोमुखी या सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन कहा है। इसमें पहले शिशु का सिर, फिर उसका धड़, उसके बाद उसके हाथ पैरों का विकास होता है। देखिए दो चीज़ों को मैं अच्छे से आपको बता देती हूँ क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि सेफेलोकॉर्डल दिशा का सिद्धांत क्या है और प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है। तो सेफेलोकॉर्डल का सिंपल सा मीनिंग है कि सिर से पैर की ओर जो विकास होता है वो सेफेलोकॉर्डल के अंतर्गत आ जाता है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंतर्गत जो केंद्र से बाहर की ओर होता है उसको प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत कहा जाता है। निरंतर विकास का सिद्धांत दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत। अब इसके लिए स्किनर ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसको देख लेते हैं। तो विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकास एक समान गति से नहीं होता बल्कि अविराम गति से निरंतर चलता रहता है। विकास की गति कभी तेज कभी धीमी रहती है। तो वही निरंतरता मतलब विकास का जो निरंतरता का सिद्धांत है उसमें वही चीज़ कही गई है कि जो विकास है वो कभी समाप्त ना होने वाली क्रिया है। ओके, विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निश्चित व व्यवस्थित क्रम से होता है। बालक का गति संबंधी व भाषा संबंधी विकास एक क्रम में होता है। जैसे तीसरे माह में गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालना, छठे माह से खिलखिलाकर हंसना, सातवें माह में वह पा, वा, मा, दा आदि शब्दों को बोलने का प्रयत्न करता है। फोर्थ है विकास की गति में वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैज्ञानिक अध्ययन यह सिद्ध करते हैं कि व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। एक ही आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। फोर्थ जो सिद्धांत है इसमें ये चीज़ बोली गई है कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई बच्चे मान लो आप कोई भी 2 ट्विंस ले लो या फिर कोई 2 बच्चे ले लो, तो ज़रूरी नहीं उनमें सेम शारीरिक विकास होगा, सेम उनका मानसिक विकास होगा। कभी एक चीज़ उनकी मैच कर जाएगी तो दूसरी चीज़ में उसका डिफरेंस हो सकता है। कभी उसका मानसिक विकास अलग अलग हो सकते हैं, शारीरिक विकास अलग अलग हो सकते हैं, सामाजिक विकास उनका अलग हो सकता है। तो वही कि विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, मीन्स उनके इंडिविजुअल जो चीज़ें हैं उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो फोर्थ हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ पर आते हैं। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष के विकास में परस्पर संबंध होता है। शारीरिक विकास के साथ ही साथ उसकी रुचि व ध्यान व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। शारीरिक विकास बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। देखिए परस्पर संबंध का सिद्धांत सिंपल सी बात है कि मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं चीज़ें। तो परस्पर मीन्स आदान प्रदान। तो बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष के विकास में परस्पर संबंध होता है, मतलब उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उनका अपने एक दूसरे के ऊपर उनका आपस में जो है संबंध होता है। शारीरिक विकास के साथ ही साथ उसकी रुचि मीन्स उनके इंटरेस्ट
उनका जो ध्यान है, उनका जो बिहेवियर है, इन सब में भी चेंजेस होते जाते हैं। शारीरिक विकास बौद्धिक विकास को भी प्रभावित करता है। सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे, सिक्स्थ मतलब जो सिद्धांत है हमारे विकास का, उसको देख लेते हैं। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान एक ही है, अर्थात उनके विकास में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। हरलॉक ने इस सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा, प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मीन्स क्या है, एक टाइप का सेम मॉडल। मीन्स जैसे उनके मदर फादर होंगे, वैसे ही उनकी संतान होगी। तो वही चीज़ इसमें थोड़ा सा इस रूप में कही गई है कि जो मानव जाति है उसके शिशु का विकास का प्रतिमान एक ही होता है। और अगर चाहे पशु हो या फिर मनुष्य हो, अगर पशु है तो उसका बच्चा भी पशु जैसा ही होगा, अगर मनुष्य है तो उसका बच्चा भी मनुष्य जैसा ही होगा। तो सेम वही चीज़ उसमें बोली गई है कि समान प्रतिमान का अनुसरण करता है। ओके, सेवंथ जो सातवां सिद्धांत है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सातवां है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के समस्त पक्षों में बालक पहले सामान्य प्रतिक्रिया करता है, बाद में विशिष्ट प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से केवल हाथ ही नहीं बल्कि अन्य अंगों को भी हिलाता है, किंतु धीरे धीरे उसे प्राप्त करने के लिए विशिष्ट रूप से हाथ बढ़ाता है। देखिए, आपने जब बच्चे छोटे रहते हैं तो आपने देखा होगा कि लगभग वो 3 से 4 या फिर 6 महीने तक का आप मान सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जब बच्चा कहीं पर भी सो रहा होता है, अगर उसके आसपास कोई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं उसको, तो वो उसको पकड़ने के लिए वो पूरी मतलब शरीर के साथ, उसके हाथों के साथ साथ पैर, हाथ पैर, उसका पूरा शरीर खींचता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बट एक टाइम बाद धीरे धीरे जैसे ही उसमें उसका जो विकास है अच्छे से होता जाता है, कंटिन्यू थोड़ा सा वो बड़ा होता है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है, तो वो क्या करता है कि पूरे शरीर पर से ताकत ना लगाकर, पूरे शरीर की जो क्रियाएं हैं उनको ना करके, वो ओनली अगर पकड़ता है किसी चीज़ को, वो ओनली हाथ का ही यूज़ करता है। मीन्स उसकी उंगलियों से या फिर हाथ से अपना हाथ बढ़ाकर वो चीज़ ले सकता है। तो वही चीज़ इसमें कही गई है कि सामान्य से विशिष्ट, मतलब पहले वो सामान्य चीज़ों का यूज़ करता है, फिर वो विशिष्ट मीन्स फिर उसमें जैसे हाथ है तो उसको विशिष्ट मान सकते हैं और शरीर है उसको सामान्य मान सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8th पॉइंट की। तो 8वां जो सिद्धांत है विकास का, उसके बारे में क्या कहा गया है कि वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत। मीन्स हमारा जो हेरिडिटी है और हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसका इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है उसका बालक के विकास पर कैसा क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उस चीज़ के बारे में कहा गया है। तो बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है, इसके आगे शिशु विकास नहीं कर सकता। ओके, विकास के आधार क्या है इनको देख लेते हैं। तो विकास के आधार वही से दोनों ही हैं, ये वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा वंशानुक्रम के बारे में, जो उसका डिटेल में दिया हुआ है, फिर हम थोड़ा सा वातावरण के बारे में देख लेंगे, बाकी वीडियो को हम एंड कर देंगे। तो वंशानुक्रम के बारे में क्या कहा गया है, डगलस और हॉलैंड ने क्या कहा है वो देख लेते हैं। एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने मदर फादर और अपने पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। बालक को न केवल अपने माता पिता से बल्कि अन्य पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को वंश परंपरा, आनुवांशिकता, पैतृकता और वंशानुक्रम आदि नाम दिए गए हैं। देखिए, कभी कभी आ जाता है कि यहाँ पर मैं आपको एक बार हाईलाइट कर दूँ, वेट, देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो लिखी है, वंश परंपरा, आनुवांशिकता, पैतृकता व वंशानुक्रम आदि नाम दिए जाते हैं। किसको? वंशानुक्रम को। तो इतनी सारी चीज़ों से आप इनको जान सकते हैं कि जो मदर फादर से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो हमको लक्षण प्रकट करते हैं, वो सब चीज़ें हम
इन चीज़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि या तो हमारे वंश परंपरा से हमको मिले हैं, या हमारी आनुवंशिकता से, या फिर हम इसको पैतृकता बोल सकते हैं, आदि नामों से हम बोलते हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव शरीर व मन दोनों पर दिखाई देता है। विभिन्न प्रयोगों ने सिद्ध किया है कि विकास की क्रिया में वंशानुक्रम महत्वपूर्ण आधार है। ऐसा देखा गया है कि देह या शरीर में जो भी रचना संबंधी दोष या विकार हों, उनका हस्तांतरण माँ बाप द्वारा उनके बालकों में नहीं होता। किसी भी अपंग माँ बाप की संतान का जन्म से अपंग होना आवश्यक नहीं। इसमें वही चीज़ कही गई है कि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो हमारा शरीर है उसमें जो रचना संबंधी दोष हो जाते हैं या विकार हो जाते हैं, उनका हस्तांतरण उनके माता पिता से बालकों को नहीं मिलता। कभी कभी क्या होता है कि उनके मम्मी पापा तो विकलांग होते हैं, मतलब मम्मी या पापा में से हो सकता है कोई विकलांग हो, और उनकी संतान जो है ज़रूरी नहीं है कि वो भी अपंगी हो, वो भी विकलांग की हो। तो वही मतलब ऐसा कहा जाता है कि वंशानुक्रम में ऐसा नहीं मान सकते। अंधे बाप की संतान अच्छी दृष्टि वाली हो सकती है, कुरूप माँ की बेटी सुंदर हो सकती है। मीन्स अगर उसका पापा अगर अंधा है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे भी मतलब अंधे ही हों, वो अच्छी दृष्टि के हो सकते हैं। उसकी मम्मी अगर सुंदर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि बेटी सुंदर ना हो, बेटी सुंदर हो सकती है। यह बात भी समझी जा सकती है कि माँ बाप द्वारा अर्जित की गई कुशलताओं, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति आदि का भी वंशक्रम प्रक्रिया द्वारा बालकों में हस्तांतरण नहीं होता। अध्यापकों व माता पिता को यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि एक संगीतकार का बेटा स्वतः संगीतकार इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं इसको क्लियर करके आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, बिकॉज इसमें जस्ट अपोजिट बोल रहा है ये वंशानुक्रम के। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिए इधर से। ये वाली जो चीज़ है इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूँगी आपको। ओके, बाकी यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। वंशानुक्रम के बारे में हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वातावरण की। तो वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण को इस प्रकार स्पष्ट किया है। तो इसमें दो मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है, वुडवर्थ और एनास्टेसी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रखेंगे। और एक बार आप इनकी जो स्टेटमेंट है इनको लिख कर देख लेंगे तो आपको जल्दी याद रहेंगे, और बार बार लिखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं इसको। तो वुडवर्थ के अनुसार क्या है कि वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। देखिए, वुडवर्थ ने क्या कहा है कि जो वातावरण है या फिर जिसको हम इन्वायरमेंट या पर्यावरण कहते हैं, उसमें वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति को उसके जीवन आरंभ करने के समय से ही इफ़ेक्ट करने लगते हैं। और एनास्टेसी जी क्या कहते हैं, तो वातावरण की वह हर वस्तु जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, वो क्या है, उसका वातावरण है। मीन्स मतलब आंतरिक जीन्स के अतिरिक्त, जीन्स मीन्स उसको जो वंशानुक्रम से चीज़ें मिली हैं, क्रोमोसोम्स वगैरह जो भी उसको ट्रांसफ़र हुए, उनके अतिरिक्त जो भी बाहरी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मतलब XYZ कोई भी जो भी वस्तुएं हैं, वातावरण हर वस्तु जो व्यक्ति को जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक मतलब जो भी प्रभावित करती हों, वो उसके वातावरण के अंतर्गत आ जाएंगी। मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के महत्व के संदर्भ में भी अध्ययन व परीक्षण करके यह सिद्ध कर दिया कि बालक के विकास के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ओके, तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वातावरण या पर्यावरण में वे सभी बाहरी तत्व या शक्तियाँ निहित हैं जो माँ के द्वारा गर्भाधान के तुरंत बाद से ही व्यक्ति विशेष की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। जन्म से पहले माँ शक्तियों का कार्यक्षेत्र होता है। माँ जो कुछ भी खाती है, करती, सोचती और अनुभव करती है, उस सभी का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। जन्म के बाद तो चारों ओर से वातावरण संबंधी शक्तियाँ बच्चे को प्रभावित करने लगती हैं। उन शक्तियों को भौतिक और सामाजिक या सांस्कृतिक दो भिन्न प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। वो
तो आज हमने डियर फ्रेंड्स इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं। आप इनको ज़रूर याद रखेंगे कि वुडवर्थ ने क्या कहा है, एनास्टेसी ने क्या कहा है वातावरण के ऊपर। तो इनको ये 2 चीज़ें इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये वाली चीज़ इनके बारे में और इनके बारे में। ओके, और नेक्स्ट देखें तो इनके जो हमने सिद्धांत देखे थे 8 से 9, इन सिद्धांतों को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार। और विकास और वृद्धि के बारे में हम जान ही चुके हैं, तो इनको भी आप अच्छे से देखें। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।